एमए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, हमने आपको मनु या उनका ग्रंथ मनुस्मृति के राजनीतिक चिंतन के बारे में आपसे बात की। उसके बाद मुझे आपको कौटिल्य के बारे में बताना है। कौटिल्य के ग्रंथ का नाम है कौटिल्य अर्थशास्त्र। उसको कौटिल्य अर्थशास्त्र कहते हैं, कौटिलीय अर्थशास्त्र कहते हैं, दोनों कहते हैं। बहुत लोग कौटिल्य अर्थशास्त्र को चाणक्य नीति से जोड़ते हैं। दरअसल चाणक्य नीति दूसरा पक्ष है। कौटिल्य अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका 1906 में श्यामा शास्त्री ने उसकी खोज की, और कौटिल्य अर्थशास्त्र के खोज के बाद भारत में इस बात पर विराम लग गया कि भारत के लोग राजनीति चिंतन और राजनीति के विभिन्न विधाओं को नहीं जानते। कौटिल्य ने व्यवहारवादी राजनीति को अपने अर्थशास्त्र में उद्धृत किया। कौटिल्य ने राजनीति के विभिन्न तत्वों को अर्थशास्त्र में व्यवस्थित किया। कौटिल्य प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक ऐसा ग्रंथ है जिससे संपूर्ण राज्य व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। कौटिल्य का विकास, कौटिल्य अर्थशास्त्र का लेखन धर्मशास्त्रों के बाद हुआ। कौटिल्य अर्थशास्त्र का लेखन मनुस्मृति के बाद हुआ। कौटिल्य अर्थशास्त्र में जन प्रशासन, सुशासन, विदेश नीति, युद्ध विद्या, कानून और सामाजिक संगठन की व्याख्या की गई है। राज्य के प्रमुख तत्वों की इसमें व्याख्या की गई। कौटिल्य का युग जो था, कौटिल्य की तुलना मैकियावेली से करते हैं। ये किताब है, देखिए ये किताब है, यह महत्वपूर्ण किताब है। इसको आप चाहें लाइब्रेरी में मंगवा सकते हैं। ये किताब, ये मेरी किताब है, इसको महत्वपूर्ण रूप से आप मंगा सकते हैं। कौटिल्य को मैकियावेली से इसलिए तुलना करते हैं कि कौटिल्य ने राजनीति की व्यवहारिक व्याख्या की, मनुस्मृति में धर्म आधारित राजनीति की व्याख्या की, कौटिल्य ने भौतिक आधार पर राज्य की व्याख्या की। कौटिल्य अर्थशास्त्र में धर्म और उस पर आधारित नैतिकता राज्य के साधन के रूप में प्रकट होते हैं। कौटिल्य ने राज्य के एकीकरण के लिए, राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए धर्म और नैतिकता को बाधक नहीं माना, लेकिन वह अनैतिक नहीं है, वह अधार्मिक नहीं है। मैकियावेली धर्म और नैतिकता को राज्य आधारित मानते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र धर्म और नैतिकता को भी मानता है और राज्य को उसमें हस्तक्षेप करने का निषेध करता है, लेकिन पूरी तरह से धर्म और नैतिकता पर उसकी राजनीति स्थापित नहीं है। कौटिल्य ने जिस राजनीतिक व्यवस्था की बात की, वह युग कौटिल्य का साम्राज्यवाद का युग है, विस्तारवाद का युग है। कौटिल्य राज्य के एकीकरण पर खंड खंड में विभक्त भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक एकीकरण के संदर्भ में कौटिल्य ने सशक्त राज्य की बात की। राज्य को सशक्त होना चाहिए और राज्य की सशक्तता बहुत जरूरी है राष्ट्र के एकीकरण के लिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र की व्याख्या की। आप कहेंगे कि अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान नहीं है। कौटिल्य कहता है कि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में अर्थशास्त्र का अर्थ अथवा संक्षिप्त परिभाषा भी दी है। उसके अनुसार पृथ्वी की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए जितने पुरातन आचार्यों ने जितने भी अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथों का निर्माण किया, उन सबका सार और संकलन अर्थशास्त्र है। मतलब कौटिल्य लिखता है कि हमारे अर्थशास्त्र के लिखने के बाद भी, पहले भी अर्थशास्त्र की भारत में परंपरा रही है। यह मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था। कौटिल्य की इस व्याख्या के एक निश्चित निहितार्थ है। पहला क्या है? कौटिल्य की उक्त परिभाषा आधुनिक राज्य की भूमिका को स्पष्ट करता है। दूसरा, दंड अर्थात राज्य की संप्रभुता की रक्षा और विधि द्वारा संचालित व्यवस्था का प्रयोग आवश्यक है। तीसरा, बिना देरी के तत्काल न्याय, बाह्य तथा आंतरिक अपराधियों को दंड देना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। चौथा, गुड गवर्नेंस, सुशासन का स्पष्ट आधार कौटिल्य ने प्रस्तुत किया। सामाजिक न्याय की स्पष्ट परिकल्पना कौटिल्य ने की।
सतत व सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की भूमिका भी कौटिल्य ने स्पष्ट की। दंड द्वारा सभ्य समाज की स्थापना पर भी कौटिल्य ने बल दिया, सिविल सोसाइटी की स्थापना पर बल दिया। और कौटिल्य ने प्रशासन का मानवीय और संवेदनशील स्थिति प्रस्तुत की। कौटिल्य ने कहा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य का जन्म कैसे हुआ। इस आधार पर कौटिल्य ने दो सिद्धांतों का वर्णन किया है, एक तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत और दूसरे दैवी सिद्धांत। लेकिन कौटिल्य सामाजिक समझौते के सिद्धांत को मानता है। कौटिल्य कहता है कि जब राज्य नहीं था तो मात्स्य न्याय की स्थिति थी, बलवान कमजोर को त्रस्त करता था। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी तरह बलवान समाज में निर्धन और गरीब लोगों को त्रस्त करते रहते हैं। और उसके बाद से इस अराजक स्थिति से, मात्स्य न्याय मतलब अराजक स्थिति, इस अराजक स्थिति से त्राण पाने के लिए, इस अराजक स्थिति से मुक्ति पाने के लिए राज्य नामक संस्था की स्थापना होती है। और कौटिल्य कहता है कि लोगों की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जिस राज्य का निर्माण होता है, वह राज्य बदले में अपने नागरिकों से कर लेता है, टैक्स लेता है। मतलब राज्य जनता का भोक्ता है, जनता ही राज्य को खिलाती पिलाती और बढ़ाती है। और इस आधार पर राज्य को टैक्स लेने का अधिकार कौटिल्य प्रस्तुत करता है। कौटिल्य ने राज्य की 7 प्रकृतियां मानी है। मनुस्मृति राज्य के 7 अंग मानते हैं, कौटिल्य राज्य की 7 प्रकृतियां मानता है। प्रकृति मतलब जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर की क्या प्रकृति है? हमारे शरीर में सिर है, आंख है, नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर है। ये बाह्य चीज है, ये बाह्य तत्व है। इसके बिना शरीर पूरा नहीं हो सकता। अगर एक भी अंग हमारा खराब होता है तो हम दिव्यांगता के, अपंगता के शिकार माने जाते हैं। कौटिल्य कहता है कि राज्य के 7 अंग आंगिक रूप से जुड़े हुए हैं। एक भी अंग अगर कमजोर हुआ तो राज्य अपंग माना जाएगा, राज्य क्या माना जाएगा? दिव्यांग माना जाएगा। और दिव्यांग राज्य का कोई मतलब नहीं होता। कौटिल्य ने 7 प्रकृतियों को इस प्रकार बताया। पहला कहा स्वामी है, मनु ने भी स्वामी माना। दूसरा अमात्य है, मनु ने भी अमात्य माना। तीसरा जनपद है, जो मनु ने पुर माना, कौटिल्य ने उसको जनपद माना। तीसरा दुर्ग माना, जो सैनिक छावनियां हैं, दुर्ग माना। और कोश भी माना, मनु ने कोश भी माना, कौटिल्य ने भी कोश माना। मनु ने दंड माना, कौटिल्य ने भी दंड माना। लेकिन मनु ने सुहृद कहा, कौटिल्य ने मित्र कहा। यह मित्र क्या है? यह मित्र अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का द्योतक है। कौटिल्य ने राज्य के इसके अवयव कहा, प्रकृति कहा। इससे स्पष्ट होता है कि कौटिल्य ने राज्य को 7 अवयव वाला सिद्धांत माना, अर्थात राज्य सावयव है। राज्य के जिन अवयवों को कौटिल्य प्रकृति कहता है, उसको कुछ आचार्यों ने, मनु जैसे आचार्यों ने अंग कहा है। कौटिल्य ने राज्य के विभिन्न प्रकृतियों के गुणों के सापेक्ष महत्व का भी विभिन्न अध्यायों में वर्णन किया है। उसने राजा को सर्वप्रथम स्थान दिया है। वह राजा को सर्वोच्च कार्यपालिका के रूप में मानता है। उसके बाद मंत्री आते हैं, जो राजा को आवश्यक परामर्श देते हैं और शासन का संचालन करते हैं। दुर्ग राजा की प्रतिरक्षा के प्रमुख साधन होते हैं, उसके द्वारा ही जनता की सुरक्षा संभव है। जनपद अथवा भूभाग राज्य के अस्तित्व का भौतिक आधार है। राज्य व जनता के सुख और समृद्धि के लिए कोश माने अर्थव्यवस्था का होना अति आवश्यक है। बिना दंड या राजशक्ति के राज्य में शांति व्यवस्था संभव नहीं हो सकती। अंत में मित्र है अथवा पड़ोसी मित्र राज्यों का होना भी राज्य के अस्तित्व और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। जनपद, प्राचीन ग्रीस में पोलिस या इटालियन सिवितास नामक छोटे राज्य, नगर राज्य थे। कौटिल्य ने छोटे छोटे राज्य भारत में भी थे, जिन्हें जनपद कहा जाता था। ग्रामों के समूह को भी जनपद कहा जाता है। कौटिल्य ने इसकी पुष्टि की है। कौटिल्य के अनुसार एक जनपद में 800 ग्राम होते हैं और एक ग्राम में रहने वाले
कुलों की संख्या, परिवारों की संख्या 100 से लेकर के 500 तक होती है। प्रत्येक जनपद का केंद्रीय स्थानपुर नगर होता है और जनपद की राजधानी होती है। इस प्रकार कौटिल्य ने विकेंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था की बात की है। राज्यों के विभिन्न प्रकारों की बात कौटिल्य कहता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि राजतंत्र का वह समर्थक था और समस्त भारत में एक सशक्त और संपन्न राज शासन की स्थापना करना चाहता था। परंतु अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार के शासन, राज्यों के विभिन्न प्रकार के रूपों का भी उल्लेख है। इसमें एक रूप है द्वैराज्य, दो राज्य मतलब फेडरलिज्म, वैराज्य अनेक राज्य मतलब फेडरलिज्म का आकार, संघराज मतलब फेडरलिज्म। कौटिल्य ने एक तरह से संघवादी राजनीतिक व्यवस्था का भी वकालत किया, जिसको गणतंत्रात्मक राज्य कहते हैं। कौटिल्य ने दो प्रकार के जनपद, संघ शासन और राजतंत्र के जनपद बताए हैं। कौटिल्य कहता है कि राजतंत्र और संघवाद में कोई विभेद नहीं है। राजतंत्र के अंतर्गत भी संघवाद रह सकता है, संघवाद पनप सकता है और उसे राजा को वही राज्य के आधार पर आगे बढ़ाने का बात करना चाहिए। कौटिल्य ने संघवाद के जिन राजाओं को की बात की, उसने संघ नीति को भी प्रतिपादित किया। फेडरल पॉलिसी की भी बात कौटिल्य ने की। कौटिल्य ने कहा कि राजतंत्रीय जनपद में राजा एक महत्वपूर्ण अंग है और राजा किसी भी राज्य में हो सकता है। राजतंत्र के केंद्रीय राजा के भीतर भी राजा हो सकता है, ऐसा कौटिल्य का मानता है। कौटिल्य की ने नेतृत्व के राजा के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों गुणों की बात की। कौटिल्य मानता है कि राजा का गुण सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। कौटिल्य ने अच्छे शासन या व्यवहारिक आदर्श नेतृत्व की व्यवस्थाएं भी दी हैं। उसमें कौन कौन सी व्यवस्था है? पहला, जो नेतृत्व हो महाकुलीन हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छे समर्पित व्यक्ति हो, अच्छे कुल वंश का हो। दूसरा, उसकी बुद्धि कुशाग्र हो, दैव संपन्न बुद्धि हो, जिसमें उसको हर चीज को दूरदृष्टा हो, उसमें देखने की क्षमता हो। तीसरा, वृद्धदर्शी, वह वृद्ध जनों के, वरिष्ठ जो समाज के, राज्य के वरिष्ठ जन हैं, उन जनों का सम्मान करने की क्षमता हो। अभिसंवादक, अर्थात उसके आचरण और भाषण में किसी प्रकार का विरोध ना हो। जो वह बोले वह करे, जो वह करे वही बोले। वह धार्मिक हो, संवेदनशील हो, सत्यवादी हो, लाभ लेने की क्षमता उसमें हो, उसमें महान उत्साह हो, वह दीर्घ सूत्री ना हो, वह दृढ़ बुद्धि हो, निर्णय लेने की क्षमता उसमें हो, वह अक्षुद्ध परिषद का हो, जिसमें परिषद क्षुद्र ना हो करके बड़ी हो, क्षुद्रता उसमें ना हो, विनयी हो, काम क्रोध मद लोभ से मुक्त हो, कामी ना हो, नहीं तो बलात्कार करेगा। ऐसे राजा की बात कौटिल्य, इसको कौटिल्य कहता है कि इस राजा में आत्मसंपद गुण है। राजा के प्रमुख गुणों को कौटिल्य आत्मसंपद गुण के रूप में बात करता है। इसलिए कौटिल्य का नेतृत्व का जो गुण है वह आधुनिक नेतृत्व को भी प्रभावित करता है। दुनिया का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, राष्ट्र नहीं है, जिसके नेतृत्व के गुणों को कौटिल्य से अलग करके देखा जा सकता है। कौटिल्य ने नेतृत्व के जिन गुणों को प्रतिपादित किया, लगभग दुनिया के हर राष्ट्र में नेतृत्व के वही गुण स्वीकार किए जाते हैं। कौटिल्य में राजा प्रशासन का अध्यक्ष है, उसमें कार्यपालिका शक्ति निहित है। राजा के विहीन स्थिति का अर्थ है मात्स्य न्याय, अराजकता। राज्य रूपी शरीर का राजा सर्वोच्च अंग है। राजा की सत्ता समुदाय के सभी कार्यों की आधारशिला है। नेतृत्व का, नेतृत्व शिक्षा का भी काम करता है, नेतृत्व शिक्षक है। उन्नति और पतन, राष्ट्र की उन्नति और पतन दोनों राजा अथवा नेतृत्व पर निर्भर है। कौटिल्य कहता है कि नेतृत्व को सभी प्राणियों में के कल्याण की कामना करनी चाहिए। वह सभी प्राणियों के कल्याण की कामना करता है। उसकी जो नीतियां हैं
वह नीतियां सभी के लिए हैं। यहां वह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना को बल मिलता है। कौटिल्य कहता है कि राजा को सुयोग्य मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। ऐसे मंत्री जो सुयोग्य हो, जो दृष्टिवान हो, जो विद्वान हो, ये ऐसे राजा को, मंत्रियों को नियुक्त करना। जिनके पास सुयोग्य मंत्री होते हैं वह नेतृत्व वर्ग अबाध काल तक बिना रोक टोक के वह शासन करता है। कौटिल्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य की कि राजा का सुख प्रजा के हित में और राजा का हित प्रजा के सुख में निहित है। इससे बड़ा सिद्धांत दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। प्रजा का सुख राजा में और राजा का सुख प्रजा में, यह कौटिल्य इस बात को करता है। केवी रंगास्वामी अयंगर ने लिखा कि कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था को दुनिया को स्वीकार करना चाहिए। उतना स्पष्ट राजनीतिक व्यवस्था दुनिया के किसी राजनीतिक चिंतन ने नहीं दी जितना कौटिल्य ने दी है। कौटिल्य ने कहा कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञम, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजा नाम च हिते हितम, नात्म प्रिय हितम राज्ञ, प्रजा नाम तु प्रियम हितम। इससे बड़ा डेमोक्रेसी की परिभाषा नहीं हो सकती। सब कुछ प्रजा का, राजा भी प्रजा, राज्य भी प्रजा, माने प्रजा की सर्वोच्चता को स्वीकार करने वाला भारतीय राजनीतिक चिंतन में कोई चिंतक है तो वह है कौटिल्य। और कौटिल्य ने प्रजा सुखे सुखम राज्यम कह करके एक तरह से फॉर दी पीपुल, बाय दी पीपुल, टू दी पीपुल के कंसेप्ट का आधार प्रस्तुत करता है। हमको लगता है कि ये जो अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, ये जो बाय द पीपुल वाला अमेरिकी परिभाषा है लोकतंत्र की, यह अमेरिकी लोकतंत्र की परिभाषा कौटिल्य अर्थशास्त्र से ली गई है। कौटिल्य अर्थशास्त्र ने राजा को कुछ विशेषाधिकार दिए। कौन कौन विशेषाधिकार किए? वह अदंड्य है, उसके ऊपर किसी का अधिकार क्षेत्र नहीं है। दूसरा, वह किसी प्रकार के करों से मुक्त है, राजा पर टैक्स नहीं लगाए जा सकते। उत्तराधिकार के अभाव में समाज के प्रत्येक वर्ग की संपत्ति का राजा ही अधिकारी है। पृथ्वी में जो धन गणे हैं उसका अधिकार राजा का ही है। उसे न्यायालय में साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आज भी राष्ट्रपति को साक्षी के रूप में न्यायालय में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। आज भी प्रधानमंत्री को साक्षी के रूप में न्यायालय में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। राजा की दिनचर्या की बात भी कौटिल्य कहता है। राजा की दिनचर्या को कौटिल्य ने वर्गीकरण किया है और कहा कि इसी दिनचर्या पर, इसी प्रोटोकॉल पर, मनु ने भी किया, इसी प्रोटोकॉल पर राजा को राज्य का नेतृत्व करना चाहिए और यह दिनचर्या का निर्माण करने का अधिकार सिर्फ समाज के पास है। राजा अपनी दिनचर्या का निर्माण स्वयं नहीं कर सकता, समाज का उसमें बंधन है। जिस तरह से संसद कानून बनाती है उसी तरह से राजा की दिनचर्या का निर्माण का भी अधिकार जन संसद को है, समाज को है। और राजा की रक्षा की भी बात कौटिल्य, राजा संकटों से घिरा रहता है, दुश्मनों से घिरा रहता है, उसका जीवन संकटग्रस्त रहता है, इसलिए कौटिल्य ने राजा के सुरक्षा की बात की कि उसकी सुरक्षा पर राज्य को विशेष ध्यान देना चाहिए। आज भी आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सुरक्षा पर सरकारें ध्यान देती हैं। अभेद्य सुरक्षा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की होती है। उसी तरह के अभेद्य सुरक्षा की बात राजा के लिए कौटिल्य करता है। कौटिल्य ने स्वामी संपत्ति गुणों की बात की, जैसा हमने आपको बताया। कौटिल्य के राज्य में राजा के गुणों की भी बात करती, व्यापक व्याख्या की गई। अधिकारों की तुलना में कौटिल्य ने राजा के कर्तव्यों पर विशेष जोर दिया। अधिकारों की तुलना में कौटिल्य ने राजा के कर्तव्यों पर विशेष जोर दिया। कौटिल्य के अनुसार राजा का अधिकार उसके कर्तव्य के सापेक्ष है। अधिकार तभी मिलेंगे राजा को जब वो कर्तव्य ठीक से करेगा।
अगर राजा कर्तव्य ठीक से नहीं करता तो राजा को अधिकार नहीं है। राजा को चाहिए कि वह प्रजा को सुशिक्षित, प्रजा को समृद्ध और राष्ट्र के विकास के लिए प्राणपण से प्रयास करे, अनाचार से वह समाज को मुक्त करे। इसलिए कौटिल्य राजा को प्रजानुरंजन कहता है। प्रजा का रंजन करने वाला, प्रजा का कल्याण करने वाला। वह अधर्म और अनर्थकारी, आतंकवादी, अपराधी, भ्रष्टाचारी, लोलुप, बलात्कारी सबके प्रति कौटिल्य का राजा क्रूर दृष्टि रखता है। वह बलात्कारी को आदर नहीं कर सकता, वह आतंकवादी का आदर नहीं कर सकता, वह राष्ट्रद्रोहियों का आदर नहीं कर सकता। कौटिल्य कहता है कि अगर राष्ट्र का द्रोह करते हुए कोई नागरिक पकड़ा जाए तो उसका तुरंत उसकी हत्या कर देनी चाहिए। वह राष्ट्रद्रोही, भ्रष्टाचारी और बलात्कारी के संदर्भ में कौटिल्य का राजा क्रूर है, क्योंकि उसका मानना है कि कठिनतम दंड का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों पर होना चाहिए। कौटिल्य के काल में धर्म परिवर्तन की भी बात आती है। कौटिल्य धर्म परिवर्तन का विरोधी है। सभी धर्म के लोग अपने अपने काम करें, यह ठीक है, लेकिन जबरन बलात् रूप से किसी का धर्म परिवर्तन कर दिया जाए, कौटिल्य का राजा इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए कौटिल्य के राजा के अधिकार के संदर्भ में आज मैंने इतनी अपनी बात रखी। कल मैं कौटिल्य को संपूर्ण करने का, पूरा करने का प्रयास करूंगा और कौटिल्य को मैं कल उसके राजनीतिक चिंतन को, उसके राजनीति के विभिन्न अन्य भागों को मैं प्रस्तुत करने का, उसको व्यवस्थित करने की बात करूंगा। धन्यवाद।